नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। राष्ट्रीय गणित दिवस के शुभ अवसर पर हम आपके बीच एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक की जान है। चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएं, CISI में चले जाएं, मिक्सर एलिगेशन में चले जाएं, चाहे आप रेशियो पार्टनरशिप अदरवाइज अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर में चले जाएं, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में परसेंटेज का यूज मिलेगा। आप ये समझिए, अर्थमेटिक पोर्शन चाहे आप बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप SSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CDS के लिए तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अर्थमेटिक आता है, उसका बेस परसेंटेज है। परसेंटेज होता क्या है यह आपको भी पता है। 100 में किसी चीज का मान होना परसेंटेज कहलाता है। लेकिन परसेंटेज को एग्जाम में कैसे यूज करते हैं, फ्रैक्शन का यूज कैसे किया जाता है, उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए आज हम आपके बीच आए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने बोला 5%। 5% के फ्रैक्शन कैसे बनेंगे? 5% के फ्रैक्शन अगर बनाने हैं तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। डिवाइड 100 से करना होगा तो कितना आ जाएगा? 1/20। ये इसके फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेता हूँ। मैं बोलता हूँ 10%। मैंने कहा 10%, तो 10% 10/100 कितना आ गया? 1/10। ये 10% के फ्रैक्शन हो गए। मैं कहता हूँ 20%, तो 20/100 यानी 1/5। ये मेरे फ्रैक्शन आ गए। मैं कहता हूँ 16 सही 2/3%। इसे मुझे फ्रैक्शन में बनाना है तो 16 × 48 और 2 50/3 प्लस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 6 या 30 यानी कितना आ गया? 1/6। फ्रैक्शन आ गए मेरे 16 सही 2/3 के फ्रैक्शन आ गए 1/6। तो इस तरीके से हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम सीखते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। मैंने बोला 1/5। इसे कैसे चेंज करेंगे? तो 1/5 मल्टीप्लाई 100, 20 से कैंसिल आउट होके ये जाएगा 20%। मैंने कहा 3/8, इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100 से करूँगा, कितना हो जाएगा? 75/2 यानी ये हो गया 37 सही 1/2%। 37.5% आ गया। मैंने बोला 1/20, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? 5%। तो इस तरीके से इन माध्यमों से हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फ्रैक्शन इनफाइनाइट है। कहाँ तक भी याद रखेंगे, बहुत सारी फ्रैक्शन है, लेकिन मैंने आपको ये जो फ्रैक्शन बताई है ये वे फ्रैक्शन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती हैं और रिपीट भी होती रहती हैं। मैंने जो फ्रैक्शन बताई है आपको इन फ्रैक्शन को रटना नहीं है, बस इन्हें प्रैक्टिस में लाना है, क्योंकि रटने से याद नहीं होता। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, आपके बिल्कुल फ्रीक्वेंटली याद हो जाएगी। आपको अल्टीमेटली अर्थमेटिक में जो टाइम बचा के देगा वे ये फ्रैक्शन ही है। सपोज करो आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं, आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, आपने सारा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, लास्ट में आ गया
3/8, लास्ट में आता है 3/8। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसे सोल्व करेंगे, वैसे इसका 37.5% आता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसे सोल्व कर रहे होंगे, लेकिन उसी भीड़ में कुछ आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट भी बैठे होंगे जो तुरंत 3/8 को देखते ही 37.5% लिख देंगे तुरंत। तो यही तो आपको टाइम बचा के देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैंने जितना प्रतिशत में ये फ्रैक्शन बताए हैं, आपको इन्हें रटना नहीं है, केवल प्रैक्टिस में। आपको परसेंटेज के क्वेश्चन राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक से एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि जो उसमें स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिए हुए हैं वे तो ऑटोमेटिकली क्या है, सोल्व है, लेकिन हम आपको एक्सरसाइज से सॉल्यूशन कराएंगे जिनसे कि आपको उनका भी सॉल्यूशन मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, ए छात्र ने एक परीक्षा में 30 अंकों में से 20 अंक प्राप्त किए, जबकि बी छात्रा ने 70 अंकों में से 40 अंक प्राप्त किए। तब कौन से छात्र ने अच्छा प्रदर्शन किया? हमें इसमें बताना है कि कौन से छात्र ने इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए छात्र ने, पहले ए छात्र के लिए निकाल लेंगे। ए छात्र ने 30 अंकों में से कितने अंक प्राप्त किए? 30 अंकों की परीक्षा थी, उसने 20 अंक प्राप्त किए उस परीक्षा में। अब हमें पता है इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, तो इज इक्वल टू मेरा आएगा 200/3। अब मुझे इसे आगे भी सिंप्लीफाई करना है। मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 6 जा 18, फिर मेरे 2 आगे 3 6 जा 18 सही 2/3%, यानी 66 सही 2/3% ए ने प्राप्त किए। इस परीक्षा में ए ने जो अंक प्राप्त किए वो 66 सही 2/3% किए हैं। अब मुझे बी छात्र के लिए निकालना है। बी छात्र ने क्या है, 70 अंकों में से 40 अंक प्राप्त किए। 70 अंकों का पेपर था और प्राप्त कितने किए हैं? इसने 40 अंक प्राप्त किए हैं। इसमें भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 400/7 आ जाएगा, 400/7। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, कितने बच गए? 5, और 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 बच गया 1, यानी 1/7, यानी 57 सही 1/7%। तो बी छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? 57 सही 1/7%, और ए छात्र ने 66 सही 2/3%, यानी सबसे ज्यादा अंक किस छात्र ने प्राप्त किए? ए छात्र ने। सबसे ज्यादा अंक ए छात्र ने प्राप्त किए, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। यानी हम यहां लिख सकते हैं, आंसर में हम लिख सकते हैं कि ए छात्र ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। यहां पे हम लिख सकते हैं कि ए छात्र ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि छात्र ए के सबसे ज्यादा परसेंटेज है, सबसे ज्यादा प्रतिशत जो अंक आए हैं, सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं वो छात्र ए ने किया है। तो हमने यहां पे लिख दिया कि ए ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है कि कंपनी ए की बिक्री 1 करोड़ रुपए बढ़ जाती है तथा कंपनी बी की बिक्री 10 करोड़ रुपए बढ़ जाती है, तब कौन सी कंपनी की प्रतिशत वृद्धि ज़्यादा है? कौन सी कंपनी की प्रतिशत वृद्धि ज़्यादा है, हमें इसमें क्वेश्चन में ये बताना है। तो प्यारे दोस्तों, हमने क्वेश्चन को पढ़ा और हमने इस क्वेश्चन में एक चीज़ नोट की है कि जो हमारी बिक्री आंकड़ा है कंपनियों का, वो केवल वर्तमान डाटा दिया हुआ है, वर्तमान आंकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में इसे सोल्व करने के लिए
पिछले वर्ष के आंकड़े दिए जाने बहुत आवश्यक थे जो इसमें नहीं दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो मैं कह सकता हूं क्वेश्चन नंबर 2 ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 20 लाख से बढ़कर 22 लाख हो गई, तब शहर की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। प्यारे दोस्तों, पहले जनसंख्या कितनी थी? 20 लाख। अब कितनी होगी? 22 लाख। तो प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं। चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3 पहले जनसंख्या कितनी थी? 20 लाख। पहले 20 लाख, अब 22 लाख। पहले 20 लाख थी, अब 22 लाख होगी, यानी सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 लाख का डिफरेंस है। 2 लाख की वृद्धि हुई है, यानी इसमें 2 लाख की वृद्धि होगी। जनसंख्या में 2 लाख की वृद्धि, और हुई किस पे है? 20 लाख पे। भाई पहले 20 लाख थी, अब 22 लाख होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें अपॉन 20 लाख से डिवाइड कर देंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगी, 5 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगी। ये हो जाएगा 200 अपॉन 20। ये सीधा सीधा 20 धाम 200, यानी ये आ गया मेरा 10%। कितना आ गया? 10%। यानी हमारी शहर की जनसंख्या में जब 20 लाख थी और बढ़कर 22 लाख होगी तो उसमें 10% की वृद्धि हुई। 10% की वृद्धि, ये हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। ए अपनी वस्तुओं को 20 से 30% सस्ती कीमत पर बेचता है तथा सी से 30% महंगी कीमत पर बेचता है, तब सी बी से कितने प्रतिशत सस्ती है? क्वेश्चन पढ़ लिया। यानी इसमें कहा है कि ए अपनी वस्तुओं को 20 से 30% सस्ती कीमत पर, किससे? बी से। हमने आपको बताया था, जब हम आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना बता रहे थे, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते समय हमने बताया था कि 100 से डिवाइड करना है। यानी सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो 30% आ गया मेरा 3/10। ठीक है, ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो इसमें बोला है कि ए अपनी वस्तुओं को 20 से 30% सस्ती बी से बेच रहा, यानी बी उस वस्तु को कितने की बेच रहा? 10 रुपए की। और ए उस वस्तु को कितने की बेच रहा? सस्ती बेच रहा 30%। यानी कितने की बेच रहा हो? 10 में से 3 गए 7, ये 7 रुपए की बेच रहा। फिर आगे सवाल में क्या कहता है? तथा सी से 30% महंगी कीमत पर बेचता है। कौन बेच रहा? ए बेच रहा 30% महंगी कीमत पर, और 30% के फ्रैक्शन मैंने यहां पे लिख दिए। तो ए अपॉन सी, यानी अब सी से 30% महंगी बेच रहा, सी अब भी 10 रुपए की बेच रहा, मतलब सी 10 रुपए की बेच रहा। मेरा कहने का मतलब ये सी 10 की बेच रहा, लेकिन ए कितने की बेच रहा? 30% महंगी, यानी 13 रुपए की बेच रहा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या है, एक सर्किट टाइप का डायग्राम बनाना पड़ेगा। वो देखते हैं हम किस टाइप का बनेगा। देखिए, इसमें बोला है कि ए अपनी वस्तुओं को 20 से 30% सस्ती कीमत पर बेच रहा, ए, और इधर लिख लेता हूं बी। ए अपनी वस्तुओं को 20 है सस्ती बेच रहा, यानी बी 10 की बेच रहा, तो ए कितने की बेच रहा? 7 रुपए की बेच रहा। आगे बोलता है ए अपनी कीमत को 30% महंगी कीमत पर बेच रहा, तो सी यहाँ पे लिख लेते हैं 30% महंगी बेच रहा, यानी ए कितने की बेच रहा? 13 रुपए की, और सी कितने की बेच रहा? अब भी 10 रुपए की बेच रहा अपनी कीमत को। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा प्यारे दोस्तों। अब हमने ये सर्किट डायग्राम तो बना लिया, इसमें मैथमेटिकली जो हमने ये बनाया है, इसमें यहाँ पे एक कॉलम खाली है, यहाँ पे एक कॉलम खाली है ना।
तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आज मैं बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। मैं ऐसा रामबाण बताने जा रहा हूँ, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों डरो मत बिल्कुल। अरे बहुत आसान है। तो इसमें पता हम क्या करते हैं, इसमें जो इसके नियरेस्ट वाला है वो इसके आगे इंक्रीमेंट कर देते हैं, हम बढ़ा देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसका नियरेस्ट कौन है, सी के नियरेस्ट कौन है, ए, और ए के पास क्या लिखा है 7, तो 7 को हम यहाँ लिख देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 13 लिखा है, तो यहाँ पे हम 13 बढ़ा देंगे। ठीक है, समझ आया दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 13 दाम 130, 13 सत्ते 91, 10 सत्ते 70। तो प्यारे दोस्तों इसमें आगे क्या बोला है, तब सी बी से कितने प्रतिशत सस्ती है, सी बी से, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 60। मैं जगह कम पड़ रही है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। दोनों का डिफरेंस कितना है 60, डिफरेंस आ गया 60। ठीक है, आया किस पे 130 पे। अब तो हमें सोल्व करना, बाकी कुछ नहीं करना, 0 से 0 काट देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 600 अपॉन 13, तो ये हो जाएगा 13 चौका 52, 13 चिक 78, 13 कम 13 और 13 पंजे 65। ये मेरा आंसर आ गया। जब हमने सोल्व किया तो ये मेरा आंसर है। समझ आया। चलो एक बार और समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए अपनी वस्तुओं को 20 से 30% सस्ती कीमत पर बेचता है। 30% के फ्रैक्शन बना लिए, बी यानी 10 की बेच रहा, तो ए 7 की बेच रहा। ऐसे ही फिर आगे कहता है कि सी से 30% महंगी कीमत पर बेचता है, तो ए सी से 30% महंगी यानी सी 10 की बेच रहा, तो ए कितने की बेच रहा, 13 रुपये की। ऐसे ही हमने मैथमेटिकल इंडेक्स यहाँ पे हमने बनाया, जिनका डिफरेंस 60 आ गया था। यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ। यहाँ पे 60 डिफरेंस आ गया था, 130 पर आता, क्योंकि हमें निकालना था सी बी से कितने प्रतिशत सस्ती है। तो कितने प्रतिशत सस्ती है, 46.15% सस्ती है। ये हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पढ़ लेते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रम से 20% बढ़ाया तथा 10% घटाया जाता है, तब आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 5, अब जो 20% और 10% दिए हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चन में आसानी हो जाए, हमें सबसे पहले इनके फ्रैक्शन लिख लेने हैं। 20% कितने होते हैं फ्रैक्शन, 1/5। वही हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। और 10% के फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे, 1/10। ये लंबाई के फ्रैक्शन आ गए, ये चौड़ाई के फ्रैक्शन आ गए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे, जिससे कि हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो जाए। एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया। ठीक है, तो पहले रेक्टेंगल की लंबाई कितनी थी 5, चौड़ाई कितनी थी 10, सॉरी यहाँ पे लिखना है, चौड़ाई 10 थी पहले। तो एरिया कितना होगा 50, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इस फॉर्मूले से हम किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब क्या कंडीशन है, लंबाई को उन्होंने बढ़ा दी थी 20%, यानी लंबाई 5 से 6 हो गई थी, और चौड़ाई को उन्होंने 10% घटा दी थी, यानी चौड़ाई 10 से कितनी हो गई थी, 9 हो गई थी। तो इसका एरिया कितना आ गया 54। इसके एरिया में और इसके एरिया में कितना डिफरेंस आया, इन दोनों के एरिया में, ये 50 है, ये 54 है, 4 का डिफरेंस आया। तो 4/50 गुणा 100,
50 दूनी 100 और 4 दूनी 8%। यानी हमारे आयत के क्षेत्रफल में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो 8% हुआ है। ये हमारा आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या कह रहा है, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 400 रुपये में 20 किलो चावल कम खरीद पाता है। चावल की मूल्य प्रारंभिक कीमत बतानी। सबसे पहले क्या हुआ, 25% की वृद्धि होगी, जिस वजह से उस व्यक्ति को क्या हो रहा, 400 रुपये में 20 किलो चावल कम खरीदने पड़ रही। भाई महंगाई बढ़ रही तो कम तो खरीद देगा ही अब। तो 25% के फ्रैक्शन कितने होते हैं, 1/4। यानी पहले वे चावल 4 रुपए के आ रहे थे, अब कितने के आ रहे, 5 रुपए के। अब 5 रुपए के आ रहे। पहले 100 किलो चावल खरीद रहा था यो, लेकिन अब क्या है, 20 किलो कम खरीदने पड़ रहे। पहले 100 किलो चावल खरीद रहा था। 100 किलो चावल उस टाइम कितने के थे, 400 रुपए के, 400 रुपए के थे। लेकिन अब कितने खरीद रहा, 80 किलो चावल। अब 80 किलो चावल खरीद रहा, पेमेंट अब भी 400 का ही कर रहा, पेमेंट अब भी 400 का ही कर रहा। यहां पे 100 किलो चावल 400 रुपए के थे, यानी 1 किलो चावल कितने के होंगे, 4 रुपए के। अब 80 किलो चावल भी 400 रुपए में ही खरीदने पड़ रहे, क्योंकि पहले तो कीमत जो की तो होती है, अब 25% बढ़ गई। तो अब उसे 1 किलो चावल कितने के पड़ रहे, 5 रुपए के। तो मूल कीमत क्या हुई उसकी, 4 रुपीज। ठीक है, यानी 4 रुपए उसकी ये कीमत होगी, जो मूल या प्रारंभिक कीमत है, मूल या प्रारंभिक कीमत। तो ये हमारा आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार पढ़ लेते हैं। ए का वेतन बी का वेतन से 20% कम है, जिसका वेतन सी से 15% कम है, तब सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। तो ए बी सी 20% के फ्रैक्शन आप सभी को पता है, 1/5। क्या कह रहा है इसमें कि ए का वेतन, जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 20% कम है, यानी बी का कितना 5 है, तो ए का कितना होगा 4, क्योंकि बी से 20% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। अब जिसका वेतन, किसका वेतन, इसी बी का वेतन सी से 15% कम है। अब 15% के फ्रैक्शन भी मैं आपको बता दूं, 15% के फ्रैक्शन है 3/20, 3/20। इसने कहा है यानी जिसका वेतन, यानी बी के वेतन का जिसका वेतन सी से 15% कम है, 15% कम है, यानी सी का कितना 20, तो बी का कितना होगा, कम है, 15% कम है, तो कितना होगा 17, बी का होगा 17। हमने बताया था वही नियरेस्ट लेना है, सी के नियरेस्ट है 5 और ए के नियरेस्ट है 17। कितना हो गया 68, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 100। ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। जो सी का वेतन है ये ए के वेतन से
सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? कितना प्रतिशत ज़्यादा है भाई सी का वेतन ए के वेतन से? तो कितना बच गया इसमें? इसमें बच गया 32। और ए के वेतन से पूछ रहा तो 68 इंटू 100, 17 चौका 68 और 25 चौका 100। तो ये कितना आ गया? इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50, 0 आ गया, 5 बच गए। 25 थी 75 और 5 80 यानी 800/17। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 47 सही 1/17%। 47 सही 1/17% आएगा जब हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। यानी सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? 47 से 1/17% ज़्यादा है। तो चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु के निर्माण में 4 अवयव ए बी सी तथा डी क्रमशः 3:4:5:6 के अनुपात में है। यदि इन अवयवों की कीमत क्रमशः 10%, 20%, 30%, 40% बदल दी जाती है तो वस्तु की कीमत में बोल रहा है कि प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो चलो इसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है प्रतिशत परिवर्तन। सॉल्यूशन क्वेश्चन 8। 4 अवयव है मेरे पास, ए बी सी डी, क्रमशः 3:4:5:6। यदि इन अवयवों की कीमत क्रमशः, इसमें प्रतिशत ये इतने बदलने से पहले हमें सबसे पहले इन्हें 100 की फॉर्म में करना पड़ेगा। प्रत्येक में 100 से यानी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अवयव में। अब आगे चलते हैं। इन अवयवों की कीमत क्रमशः 10%। अगर इसकी 10% इन्होंने बढ़ाई है तो कितनी हो जाएगी? 10 या 30 यानी ये हो जाएगा 330। अब 20% घटा रहे हैं, कितने होंगे? 80 यानी 320। 30% 30% घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 150 यानी ये हो गया 350। 40% बढ़ा रहे हैं, कितने हो जाएंगे? 6 चौक 24 यानी 840। ठीक, ये हमारा जो था ये पुराना मूल्य था, पुराना मूल्य बोल सकते हैं, पुरानी कीमत बोल सकते हैं। बढ़कर इतना हो गया यानी 4 3 7 5 12 और 6 कितना है? 1800। जो पुराना मूल्य था, पुरानी कीमत थी 1800 थी। अब नया मूल्य कितना हो गया? 3 3 6 3 9 9 8 17 18 यानी ये हो गया 1840। डिफरेंस कितने का आया नए और पुराने में? 40 का। 40 का डिफरेंस है। कितने पे है? 1800 पे। 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 काट दूंगा, कितना आ गया? 20/9। तो इसे लिख सकता हूं 2 सही 2/9% की वृद्धि हुई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा क्या कह रहा है? राकेश यादव अपने दादाजी से कुछ धनराशि प्राप्त करता है। इस राशि का वह 32.5 भाग एक फिल्म बनाने में निवेश कर देता है। उसने फिल्म बना ली। शेष राशि से 1 लाख रुपए एक टैक्सी चालक द्वारा चुरा लिए गए और जो शेष राशि बची उसका 20% भाग उसने एक ट्रस्ट को दान कर दिया तथा उसने 7.5 लाख रुपए का
गंगा अपार्टमेंट में एक फ्लैट भी खरीदा। यदि अब उसके पास 2.5 लाख रुपए बचे तो उसमें पूछा है क्वेश्चन में कि दादाजी ने कुल कितनी राशि ली। राकेश यादव ने अपने दादाजी से कुल कितनी धनराशि ली थी उस टाइम इनिशियल कंडीशन में। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें विकल्प की सहायता लेनी पड़ती है। तो सपोज करो आप कोई भी विकल्प ले सकते हो, मैं अपनी चॉइस से सी विकल्प लेकर चलता हूं। अगर ये इस कंडीशन को वेरीफाई करेगा तो हमारा आंसर, हमारा विकल्प सी ठीक है। तो मैं लेकर चलता हूं 20 लाख। ये मैंने 20 लाख अपना विकल्प सी ले लिया। आगे पढ़ता हूँ। इस राशि में 32.5 भाग एक फिल्म बनाने में उसने निवेश किया। 20 लाख रुपए का 20 लाख रुपए का 32.5%, यानी यहाँ से एक जीरो हटेगी, यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे हम। अब 3 जीरो हमारे आंसर में, 2 पंजे 10, फिर 1 जीरो, 2 दूनी 4 5 और 2 तिया 6, यानी कितना आ गया 6,50,000। यानी इस 20 लाख का जो उसने फिल्म बनाने में 32.5% यूज किया है, वो कितना किया है 6,50,000 रुपये। कितने किए हैं 6,50,000 रुपये। 20 लाख में से घटाएंगे तो कितने बचेंगे 13,50,000 रुपये। ये मेरे पास 13,50,000 रुपये बचे। आगे पढ़ता हूँ। शेष राशि में से 1 लाख एक टैक्सी चालक द्वारा चुरा लिए। 1 लाख रुपये टैक्सी चालक द्वारा चुरा लिए गए। ये टैक्सी चालक द्वारा क्या है, चुरा लिए गए 1 लाख। कितने बच गए 12,50,000। कितनी धनराशि बची फिलहाल 12,50,000 रुपये। आगे पढ़ते हैं। शेष राशि का 20% भाग उसने एक ट्रस्ट को दान कर दिया। इसका 20% अगर हम निकाल लेंगे 12,50,000, इसका 20% निकालते हैं तो कितना आएगा 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पे कटेगी 3 जीरो ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। कितना हो जाएगा 1 जीरो और आएगी, 1 बच गया, ये हो गया 5 और 2 एकम 2, यानी 2.5 लाख रुपए। 2,50,000 रुपये, यानी जो 20% था वो 20% कितना होता है 2.5 लाख रुपये। 12.5 लाख का 20% 2.5 लाख रुपए, यानी अब कितने रुपए बच गए उसके पास 10 लाख रुपए। अब उसके पास बचे 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये में उसने बोला है कि 7.5 लाख रुपए का गंगा अपार्टमेंट में एक फ्लैट भी खरीद लिया उसने। इसमें से 7.5 लाख रुपए अगर अब हम कम करेंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास बचेंगे 2,50,000 रुपये। उसमें 7.5 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपये का उसने क्या है गंगा अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीद लिया। तो उसमें बोला है यदि अब उसके पास 2.5 लाख रुपये बचे हैं, कितने बच रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों 2.5 लाख रुपये बच रहे हैं, तब राकेश यादव ने दादाजी से कुल कितनी राशि ली थी। तो राकेश यादव ने, जो राकेश यादव है, राकेश यादव ने अपने दादाजी से कितनी राशि ली थी मेरे प्यारे दोस्तों 20 लाख रुपए लिए थे। क्योंकि हमारी पूरी कंडीशन को क्या है वेरीफाई कर दिया इसने। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है 20 लाख। इसमें ये हमारा विकल्प नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 70 का 20% का 50% का 75% क्या है। चलो इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन 10 का 70 का मीन्स आपको पता है गुणा होता है, का 20/100 होगा प्रतिशत को हटाने के लिए।
फिर का 50% को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। का मीन्स गुना 75, इसको हटाएंगे तो 100 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, 50 दूनी 100, 15 पंजे 75, 20 पंजे 100, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 गुना 1/5 गुना 1/2 गुना 3/4। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10। 10 से ये कैंसिल होगा आपस 7 बार, ये हो जाएगा 21/4। 21/4 को और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, बच गया 1, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गए तो 4 पंजे 20, यानी 5.25। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कह रहा है कि 41 सही 3/17%। सॉल्यूशन 11 का निम्न में से किसके बराबर है? किसके बराबर है फाइंड करेंगे। 17 एकम 17, 1 बच गया, 17 चौका 68 और 1 69 प्लस 3/17%। आगे लेके चलता हूँ तो कितना हो जाएगा 700/17 और 2 जीरो आएगी क्योंकि 100 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना आ गया 7/17। ये हमारा आंसर है। बड़े इजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सॉल्यूशन करेंगे 12 का। 12 में क्या कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ जाने के कारण राकेश यादव को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि खर्च न बढ़े। उसका खपत में कमी करनी होगी। मतलब 40% बढ़ गया। 40% के फ्रैक्शन आपको पता है 2/5 होते हैं। 2/5 इसके फ्रैक्शन, यानी पहले और अब। पहले कितना था 5 था, अब 7 हो गया। कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। खपत में कमी करनी यानी 7, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 200/7। इसे अगर डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 7 दूनी 14, 6 बच गए, 7 8 56, फिर 4 बच गए, 1 जीरो अवेलेबल होगी, 7 पंजे 35 और 7 7 49, 28.57 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप प्रश्न 12 में ही बताया है। प्रश्न 12 में यदि राकेश यादव पेट्रोल के मूल खर्च को 5% बढ़ा दे तब खपत में संगत कमी ज्ञात करो। खपत में संगत कमी हमें इसमें निकालनी है। ये प्रश्न 12 पे ही डिपेंड है। बस इसमें थोड़ा सा एक चीज फालतू लिख दिया कि उसमें खर्च को 5% बढ़ा रहे हैं, यानी उसमें हमने माना खर्च कितना था, पहले 100 था। पहले खर्च 100 रुपये था, ठीक है। 40% बढ़ जाने के कारण, उसमें बढ़ जाने के कारण या वृद्धि हो जाने के कारण, बढ़ जाने के कारण कितना हो गया था, बढ़ के 140 रुपये हो गया था, बढ़कर 140। इसने कहा है, इसमें इस पे ही अप्लाई करेंगे 12 पे ही। मूल खर्च में, मूल खर्च कितना था, ये मूल खर्च था हमारा 100। अब ये मूल खर्च कितना हो गया बढ़कर, मूल खर्च में ही मूल खर्च बढ़कर, जब मूल खर्च बढ़ा दिया तो कितना हो गया 105 रुपये। अब मेरे पास मूल खर्च भी है और बढ़ जाने के कारण जो 140 हुआ था वो भी है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत परिवर्तन निकाल लेंगे। अब 140 में से 105 को घटाना है अपॉन 140 गुना 100। 140 में से 105 घटावेंगे तो कितने बचेंगे 35 अपॉन 140 गुना 100। 0 से 0 काटूंगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 5 की 5 में यानी कितना आ गया 25। यानी मेरा
खपत में कमी ज्ञात करो, वो कितनी आ गई 25%। ये मेरा आंसर आ गया 25%। तो चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राम अपनी वस्तुओं को श्याम से 25% सस्ती और पवन से 25% महंगी बेचता है, तब पवन की वस्तुएं श्याम से कितने प्रतिशत सस्ती है, हमें ये बताना है। तो सॉल्व करें सॉल्यूशन 14 का। राम अपनी वस्तुओं को 25% के फ्रैक्शन तो सभी अब तक सभी छात्रों के याद हो गए होंगे। 25% के फ्रैक्शन हैं 1/4। यहाँ पे बोला है राम अपनी वस्तुओं को श्याम से 25% सस्ती। राम अपनी वस्तुओं को किससे सस्ती? श्याम से। श्याम से 25% सस्ती, यानी श्याम की कितने की? 4 की बेच रहा है, तो राम कितने की बेच रहा? 3 की। अब एक तीसरा सदस्य और भी है इसमें, पवन। कौन है? पवन। पवन से 25% महंगी बेचता है। पवन से 25% महंगी कौन बेच रहा? राम बेच रहा। यानी राम पवन 4 की बेच रहा उस चीज को, तो राम 5 की बेच रहा। ठीक है भाई, 25% महंगी बेच रहा ना वो पवन से, तो पवन कितने की बेच रहा? 4 की, और राम बेचेगा एक जोड़ के 5 की। ये हमने फिल करने के लिए बताए थे, जो कॉलम बच जाते हैं यहाँ पे, किसका नियरेस्ट लेते हैं। यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 और यहाँ पे इसकी जगह लिखूंगा 3। इसका नियरेस्ट इधर, इसका नियरेस्ट इधर। कितना हो गया? 20, 15, कितना हो गया? 12। आगे क्या कह रहा है? तब पवन की वस्तुएं श्याम की वस्तुओं से, पवन की वस्तुएं, ठीक है प्यारे दोस्तों, पवन की वस्तुएं श्याम की वस्तुओं से कितने प्रतिशत सस्ती है? जो पवन की वस्तुएं हैं वे श्याम की वस्तुओं से कितने प्रतिशत सस्ती है? ये तो हमें दिखाई दे रहा है पवन की वस्तुएं सस्ती हैं, लेकिन कितने प्रतिशत सस्ती हैं? कितना का डिफरेंस है? 8 का 8/20। 8/20 कितना हो गया? 5। यानी 40% सस्ती है पवन की वस्तुएं। पवन की वस्तुएं श्याम की वस्तुओं से 40% सस्ती है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। राकेश यादव कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त करता है। यदि कुल मतों की संख्या कितनी है? 6000। तब दूसरे उम्मीदवार पंकज किंग द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। यदि कुल मतों के 25% मत क्या है? अवैध घोषित भी कर दिए उसने। तो इसमें क्या करना है? यदि कुल मतों की संख्या लिख लो। इसमें कुल मत कितने हैं हमारे? सबसे पहले कुल मत कितने हैं? 6000। ये मेरे कुल मत है। ठीक है, कुल मत इतने हैं। तब दूसरे उम्मीदवार पंकज किंग द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी। लेकिन इसमें एक चीज और कह दी, कुल मत 6000 है, इसके 25% अवैध भी घोषित होगी। इसका 25% अवैध मत घोषित होगी। तो अवैध मत निकाल देंगे। 6000 का 25%, 25 चौका 100 और 15 चौका 60, यानी कितनी होगी? 1500 वोट अवैध होगी। अवैध मत कितने होंगे? 1500 वोट ऐसी है जो अवैध है। अब कितनी बच गई उसमें? 4500 वैध मत। वैध मत कितने बच गए? 4500 हमारे वैध मत है। इसमें भी 2 हमारे उम्मीदवार है, एक राकेश यादव है, एक पंकज किंग है। राकेश यादव और पंकज किंग। राकेश यादव कुल वैध मतों का, तो कुल वैध मत क्या है? यही तो है कुल वैध मत। कुल वैध मतों का कितने प्रतिशत? 65%।
यानी 4500 का 65%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। 4500 की इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, 2 बच गए, 5 चौक 20 और 2 22 और 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, तो ये हो गए 5 2925। यानी कुल वैध मतों का राकेश यादव ने 2925 मत प्राप्त किए। 2925 यानी 4500 का 65%, 2925 राकेश यादव ने प्राप्त किए। 2925 इसमें से मैं घटाऊंगा तो ये आएगा 5 यानी 1575। टोटल सब्ट्रैक्ट करके मेरा इसमें से इसमें घटा के 1575, यानी पंकज किंग को 1575 मत मिले और राकेश यादव को 2975 मत मिले। ठीक है। और इसमें पूछा क्या था, पंकज किंग द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। तो पंकज किंग द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी आ गई, 1575। ये हमारा आंसर है। मुझे आशा है कि अब तक जो मैंने पढ़ाया है वो आप सभी की समझ आ गया होगा। अगर अब भी किसी दोस्त को, किसी भी मित्र को कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हमारा मेथड अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप सभी को। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।